बच्चों, 2 क्लास मैंने आपकी ली है। आपको पहली बात मैं बता दूं कि आप पैटर्न सब्जेक्टिव का है। आपको 75 मार्क्स का 3 घंटे में सब्जेक्टिव पेपर देना है। ऑब्जेक्टिव में वोकेशनल होंगे, ठीक है। तो अब आप जिस तरीके से पहले पढ़ाई करते रहे, अब उस पढ़ाई के ट्रेंड में बदलाव करना पड़ेगा। पहले क्या हुआ कि आपने पढ़ लिया, वहाँ गए, नहीं भी आता तो अंदाज़ा मार सकते हैं। अब आपको अंदाज़ा नहीं मारना, आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी है। फर्स्ट पेपर हमने पहली क्लास में भी बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का है। मैग्नेटिक थ्योरी मैंने सिलेबस भी डाल दिया है। 4 यूनिट इसकी, 4 यूनिट आपको इसकी पढ़ेंगे। यूनिट का मतलब पर्याप्त होता है। बुकों में देखोगे तो 3-4 लेसन होते हैं, ठीक है। और पार्ट ए है। पार्ट बी में आपका फिजिकल, ऑप्टिक्स एंड लेजर की क्लास, इसकी आपको 4 यूनिट पढ़नी, 4 यूनिट्स, 75 मार्क्स का हुआ है। तो एक साथ दोनों ही पेपर होंगे, तो आपके 75 का मतलब जो पैटर्न मुझे समझ में आता है, सेक्शन ए में 9 शॉर्ट कर देंगे, 10 में से 9, 9 शॉर्ट। 9 शॉर्ट का मतलब 9 × 3, 27 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन। 10 शॉर्ट दे दिए जाएंगे, इसमें से 9 करने होंगे। एक ही चॉइस मिलती है, कई बार नहीं भी देते चॉइस। सेक्शन बी में पार्ट ए की, ठीक है, 4 लॉन्ग आएंगे, 4 लॉन्ग में इसके, ठीक है। 2 लॉन्ग करेंगे जो 12 मार्क्स के हैं, तो 24 मार्क्स का आपका सेक्शन बी। जो पार्ट ए है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के 4 लॉन्ग 4 यूनिट से दे दिए जाए, जिसमें से आपको 2 लॉन्ग करने। सेक्शन सी में पार्ट बी के 4 लॉन्ग है, आउट ऑफ 2 लॉन्ग करने, 12 नंबर 24 मार्क्स। देखिए, जोड़ दीजिए, 24, 24, 48 और 27, 75। ये 75 का है। और आपको हर जगह से जो भी इसमें परसेंटेज है, जो SGPA है, वो तो आपका अच्छा बनना है, पर आपको इस पेपर में 75 से पासिंग मार्क्स तो हर बच्चे को लाना ही है, और कोशिश अच्छी की, ठीक है। कि भाई आपको कॉलेज लेवल पे 125 में 100 नंबर मिल गए, ठीक है, तो आप 125 में 100 ले आए। अब इसमें अगर आप जितने अच्छे नंबर ले आओ, 40 नंबर ले आए, 140, क्योंकि आप पढ़ रहे हो सभी, कोई SD कॉलेज, कोई DAV, DVL, तो यहाँ पे हम 100 भी बहुत बता रहे हैं। आपको 100 भी इतनी जल्दी नहीं मिलता, ठीक है। तो जब 100 मिलेंगे तो 100 और आपके 40 आ गए, 70% पे पहुँच गए। यही आपने ले आए थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, आप 60-65 ले आए, तो नहीं ला सकते। 60 नंबर ले आए और 60 नंबर ले आए, 160 हो गया, 80% थ्योरी में ले आए, ठीक है। तो आपकी ये टारगेट होना चाहिए कि 75 में हम टारगेट बहुत अच्छा सेट करना है।
75 में 75 मार्क्स का पेपर करके आएंगे और हम 60 तो मुझे चाहिए। तो ये कोचिंग पढ़ने का फायदा है। आ जाओ हर्षित, तुमको फ़ोन कर रहे थे, तुम्हारा नंबर दूसरे के पास चला गया मेरा, अभी नंबर तो अच्छा इधर बैठे। तो आपको इतने मार्क्स लाने हैं, इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी। देखिए पार्ट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का है 4 यूनिट, पार्ट बी फिजिकल ऑप्टिक्स लेजर का है 4 यूनिट। कल की न्यूज आपने देख ही लिया कि 1 नवंबर डेट दे दिया, ठीक है। और बता दें तुम्हें जितनी भी यूनिवर्सिटी है, जैसे आगरा यूनिवर्सिटी का भी कल ही हमारे पास फोन आया, गाँव जहाँ मेरा ममाना पढ़ता है वहाँ पर आगरा यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, तो उनका सेंटर इंटरचेंज होना, तो फ़ोन किए तो पता चला कि उनके यहाँ एग्ज़ाम आज से है, सेकेंड सेमेस्टर का। हाँ, आगरा यूनिवर्सिटी में पाठक जी ही वहाँ बीसी है, पर चीज़ें लेट चल रही तो एकदम पाठक जी एकदम थोड़ी ना सब कर लेंगे, जल्दी क्यों हो रहा है, ठीक है। पर अपनी इस यूनिवर्सिटी को प्रॉपर टाइम, क्योंकि यहाँ पे पूर्णकालिक बीसी है, यहाँ पे वो वहाँ पे उनको चार्ज मिला, तो अपनी यूनिवर्सिटी का उनको प्रॉपर ध्यान रखना है। तो नवंबर का टारगेट दे दिया जिससे बच्चा सीरियस हो जाए, ठीक है। अब कोई अधिकारी टारगेट दे रहा है 1 नवंबर का, तो 1 नवंबर नहीं कराएंगे, 15 नवंबर करा देंगे, बहुत ज़्यादा 20 नवंबर करा लेंगे, पर हम 20 नवंबर के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, हम तो 1 नवंबर के अकॉर्डिंग चले ना। पेपर में दिया, परीक्षा समिति में उन्होंने पास किया, तो नवंबर का अगर उन्होंने दे दिया है तो आप ये मान के चलिए कि नवंबर में पेपर हो जाए। बहुत ज़्यादा लेट होगा तो दिसंबर में, इससे ज़्यादा लेट नहीं, ठीक है। पेपर जिस दिन खत्म हुआ है उसी दिन से आपकी काउंटिंग शुरू हुई इस सेमेस्टर। आ जाओ बेटा, इस सेमेस्टर वाइज में जिस दिन से पेपर खत्म हुआ उसी दिन से काउंटिंग शुरू। तो आप लोग पढ़ाई पर बिल्कुल गंभीर हो जाएंगे। सर आपको पता है कि नवंबर में होंगे इस बार? नहीं, नवंबर का तो परीक्षा समिति ने डिसाइड किया, मुझे ये पता था कि इस बार से जो पेपर होंगे वो सब्जेक्ट। तो सर जो पेपर हो उसके बाद 1 महीने मुझे मालूम होता था, पढ़ाई करते मतलब? नहीं मालूम तो था, देख रहे तुम तो तब भी आ गए, अभी तक भी बच्चे आ रहे हैं ना। अब तो पर हम करा देंगे, हम डेली कर देंगे, हमारी कोचिंग जो है डेली 9 बजे से, तो हम करा देंगे, है ना। और आपको प्रॉपर वे में करा देंगे, उसकी आप चिंता नहीं करें, ठीक है। इसीलिए मैंने तुरंत आज से पढ़ा, क्योंकि उधर फ्लो नहीं बन पा रहा था ना, बच्चे को कांटेक्ट नहीं कर रहे, कहाँ से पढ़ा रहे हैं, बात ये समझो ना। ये बेटा पार्ट ए है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, पार्ट बी है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर का। ये जो सेमेस्टर था NEP जो थी उसमें ये क्लियर था, पिछले में कोविड काल चला तो उस वजह से वो नहीं क्लियर था कि ऑब्जेक्टिव करा लिया, पर इसमें NEP में क्लियर है कि आपके जितने भी सेमेस्टर के मेजर सब्जेक्ट होंगे वो सब्जेक्टिव होंगे, और जो वोकेशनल है जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन था, फर्स्ट एड करके वो था, फर्स्ट एड एंड हेल्थ, वो वाला ऑब्जेक्टिव होगा। और जो कॉलेज लेवल पे होना है वो भी ऑब्जेक्टिव ले लेंगे हम लोग, जो ले लेंगे। अब जब इंटरनल एग्जाम लेंगे, जब सब्जेक्टिव ही होना तो हम सब्जेक्टिव लेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंगे, ठीक है। तो आपको प्रॉपर वे में अब लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे तुम लोग आ जाते हैं तो अब तुम लोग को हम इसे छोड़ेंगे तो नहीं, डेली लिखवाएंगे। जो आप आ गए आज तो आपको तैयारी नहीं थी, जो भी पढ़ोगे वो आपको हम लिखवा के चेक करेंगे। जब हमने इंटरमीडिएट में पढ़ते थे तो इंग्लिश में बहुत कुछ आ जाता था, एक्सप्लेनेशन वो सब हम लोग के समय। तो क्या था कि हम जिन टीचर से पढ़ते थे, BNSD इंटर कॉलेज के थे, तो हम लोग ज़बरदस्ती सर के पास जाके उनका बैच शुरू करवाए थे। 4-5 बच्चों का कलेक्शन कर लिए, दोस्त यार सब गए, इस सर पढ़ाओ, वो पढ़ाते नहीं थे, ये मालूम था कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनके पास कोई काम था नहीं। शाम को वो 4 बजे हम लोग बुला लेते थे, तो 4 से 5 जो हमको पढ़ाते थे लास्ट टाइम उसको लिखवाते थे, फिर 5 बजे से हमें पढ़ाते थे। तो उससे क्या होता था, मेरी प्रॉपर तैयारी होती थी। मैं घर पे इंग्लिश नहीं पढ़ता था, वहीं सर के यहाँ पहले 15-20 मिनट पढ़ के
और फिर जाके वहीं पे लिखना। ठीक है, तो तुम लोग का 1 घंटे जो मैथ का पढ़ने के बाद वेस्ट होना है, तो हमारे पास हॉल है, आप बैठ जाइए, थोड़ा प्रिपेयर करिए। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ेंगे उनके साथ भी, और मेरा 3rd ईयर बैच है, तो सिस्टम निकल जाएगा। तो डेली 9 बजे का टाइम है। ठीक है, तुम लोग जल्दी आ जाओ, तुम लोगों से टॉपिक निकालेंगे, जो बाद में आएंगे वो बाद में निकालेंगे। ठीक है, तो जो टॉपिक पढ़ो डेली तैयार करो, यही बेस्ट वे है लिखने का, और जो भी पढ़ो उसको लिख के जरूर चेक करो। ठीक है, तो ये पेपर का पैटर्न है। सेक्शन ए है जिसमें 9 शॉर्ट आ रही है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के, 9 × 3 27 मार्क्स। पार्ट सेक्शन बी में 4 लॉन्ग आनी है, आउट ऑफ 4 लॉन्ग है जिसमें से 2 लॉन्ग करने हैं, तो 2 × 12, मतलब आपकी 4 यूनिट है, इनमें से कोई भी 2 लॉन्ग करने हैं। इसकी 4 यूनिट है, इनमें से कोई 2 लॉन्ग करने हैं। ठीक है, तो इस टाइप का पैटर्न है। ठीक है, अब देखिए जरा पार्ट बी हमने शुरू किया, बहुत जल्दी पार्ट ए भी शुरू कर देंगे। लेसन फर्स्ट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इस कॉन्सेप्ट में क्या कॉन्सेप्ट बताते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हमने ये बताया, पहला कॉन्सेप्ट है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जो लाइट वेव का है, उस कॉन्सेप्ट में यह है कि 2 लाइट सोर्सेज, एक लाइट सोर्स S1, इससे लाइट बीम प्रोड्यूस हो रही है A1 sin ओमेगा, एक S2 लाइट सोर्स, इससे लाइट बीम प्रोड्यूस हो रही है A2 sin ओमेगा। तो एक S1 सोर्स से लाइट बीम प्रोड्यूस हो रही है, Y1 बराबर A1 sin ओमेगा, एक S2 सोर्स से लाइट बीम प्रोड्यूस हो रही है, Y2 बराबर A2 sin ओमेगा t प्लस y। 2 लाइट बीम सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं। 2 लाइट बीम, बिल्कुल घबराओ नहीं, जब मन से पढ़ोगे तो 2 महीने में तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ये बात चर्चा चल रही थी NEP के अकॉर्डिंग, ये कंफर्म नहीं था कि बिल्कुल कर ही देंगे भाई, ऐसे तो पीछे भी चर्चाएं चलती रही है ना, कि सब्जेक्टिव की बात चल रही थी कि वो सब्जेक्टिव होना चाहिए, पर अगर वाइस चांसलर चाहे कि नहीं हमें ऑब्जेक्टिव ही रखना, तो उस कमेटी ने डिसाइड किया ना, 20-25 लोग कमेटी, तो ये चर्चा थी कि बिल्कुल हो सकता, ऐसी संभावना है ना। और दूसरा कमेटी डिसाइड करती कि नवंबर में, तो नवंबर में उन्होंने एक्सपेक्टेड करी है डेट, तो ये एक्सपेक्टेड डेट है ना। पर एक्सपेक्टेड का मतलब ये है जैसे नवंबर उन्होंने डेट दी है, तो नवंबर के एंड तक तो हो ही जाना है। एक्सपेक्टेड डेट पर कभी भी एग्जैक्ट पेपर नहीं हो पाता। जैसे उन्होंने 1 नवंबर कहा है, तो 1 नवंबर पे एग्ज़ाम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी कॉलेजेस में क्लासेस नहीं शुरू हुई, अभी एडमिशन नहीं शुरू हुई, तो 22 तारीख से आज से क्लासेस शुरू हो रही है कॉलेजेस में। एडमिशन हुए नहीं है तो अभी क्लासेस का बहुत ज़्यादा नहीं। जब क्लासेस प्रॉपर चलने लगेंगी, उससे कुछ काउंटिंग होगी तब, तो पेपर नवंबर के एंड तक का संभावना है, तुम समझ है ना। बट बच्चों को सीरियस करने के लिए उन्होंने कर दिया कि नवंबर, जैसे कुछ पढ़ना तो शुरू करें, ठीक है, तो तुम उसमें घबराओ नहीं। S1 सोर्स से लाइट बीम प्रोड्यूस हुई, Y1 बराबर A1 sin ओमेगा t, Y2 बराबर A2 sin ओमेगा t प्लस y। तो ओमेगा t यहाँ पर फेज, और फेज के आगे एंगल में अंतर है, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है 5। तो 2 लाइट बीम एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती है, तो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अदर 2 डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है।
या अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। इसे हम क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन। ठीक है, व्हेन टू लाइट बीम्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन they superimpose to each other, they overlap to each other, then its resultant displacement is equal to the vector sum of other two displacement. ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। y बराबर y1 plus y when two light beams of same frequency traveling in same direction they superimpose या they overlap टू ईच अदर। ओवरलैप करना मतलब एक के ऊपर दूसरी आ जाए, और वो तभी करेंगी जैसे आप चल रहे हो, आपके बगल में ये बिल्कुल विशाल द्विवेदी बिल्कुल पास पास चल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? आपके एक दूसरे से टकराने के चांस है। अब तुम यहाँ चलो वो वहाँ चले, कहाँ टकराएंगे? तो ये लाइट सोर्सेज बहुत क्लोज लिए जाते हैं, मतलब कुछ मिलीमीटर की दूरी पर है, तो लाइट बीम ऑब्वियसली एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो वो अभी हम आगे लिखवाएंगे। व्हेन टू लाइट बीम्स, इनको लिख लेंगे लाइट बीम्स, हियर लाइट बीम्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, व्हेन टू लाइट बीम्स या लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी traveling in same direction, travel कर रही है same direction, when two light beams या light waves of same frequency traveling in same direction and overlap to each other, overlap कर जाती है एंड ओवरलैप टू ईच अदर, और एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती है, देन इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द vector sum of other two displacement। ठीक है, वेक्टर सम ऑफ अदर टू डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर सम की जगह अलजेब्रिक सम वेक्टर सम या अलजेब्रिक सम ऑफ अदर टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट याद करो, व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन एंड ओवरलैप टू ईच अदर, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती है, देन इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द सम वेक्टर सम ऑफ अदर टू डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड में हम ऐसे भी लिख देते हैं y बराबर y1 प्लस y। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सच टाइप ऑफ फिनोमिना ऑफ लाइट इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इस टाइप का फिनोमिना, सच टाइप ऑफ फिनोमिना ऑफ लाइट known as सुपरपोजिशन। इस टाइप के such type of phenomena of light is known as superposition principle। फिर हमने बताया इंटरफेरेंस का फिनोमिना। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो अभी इंटरफेरेंस में हम बताते हैं इंटरफेरेंस
ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यही दो सोर्सेज हैं। इसकी इंटेंसिटी I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K1 स्क्वायर, जब बराबर किया तो I1 बराबर K1 स्क्वायर, इसकी इंटेंसिटी I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K2 स्क्वायर, I2 बराबर K2 स्क्वायर। ठीक है, जब दो लाइट बीम एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जाती हैं, तो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अदर टू डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है। ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अदर टू डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है। व्हेन टू लाइट बीम्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, दो लाइट बीम है सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जाती हैं, तो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अदर टू डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर होता है। तो इंटरफेरेंस होने के लिए पहला कॉन्सेप्ट है सुपर इम्पोज करना, तो इसलिए सुपर पोजिशन बताना है। ठीक है, तो यही हम लिख रहे हैं, यही व्हेन टू लाइट बीम्स of same frequency when two light beam of same frequency traveling in same direction and superimpose to each other, superimpose to each other, एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर देते हैं, सुपर इम्पोज टू ईच अदर। सुपर इम्पोज कर गया, y बराबर y1 प्लस y2 हो गया, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y की वैल्यू अदर टू डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर, पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी अदर टू इंटेंसिटीज के सम के बराबर नहीं। तो एक दिन पढ़ा चुके हैं, थोड़ा आ रहा है ना? ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी does not equal to the sum of other two intensities, पर परिणामी तीव्रता अलग अलग तीव्रताओं के योग के बराबर नहीं है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी डज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू इंटेंसिटीज, और परिणामी तीव्रता अलग अलग तीव्रताओं के योग के बराबर नहीं है। बट रिजल्टेंट इंटेंसिटी डज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू इंटेंसिटी। कुछ पोजीशंस मैक्सिमम इंटेंसिटी दर्शाते हैं और कुछ पोजीशंस मिनिमम इंटेंसिटी दर्शाते हैं। सम पोजीशंस represent maximum intensity, कुछ पोजीशन दर्शाते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है, एंड सम अदर पोजीशंस represent कुछ पोजीशन दर्शाते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी और कुछ पोजीशंस रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो आपकी ऐसे दिखता है इस पैटर्न में।
तो मैक्सिमम इंटेंसिटी दर्शा रहे हैं आई मैक्सिमम, बोर्ड का कलर और ब्लैक लाइन आई। ठीक है, सम पोजीशंस रिप्रेजेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड सम अदर पोजीशंस रिप्रेजेंट। कुछ पोजीशंस क्या दर्शाते हैं? मैक्सिमम इंटेंसिटी को, कुछ दिखाते हैं मिनिमम इंटेंसिटी को। सम पोजीशंस रिप्रेजेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड सम अदर पोजीशंस रिप्रेजेंट मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है, कुछ दर्शाएंगे अधिकतम तीव्रता को और कुछ दर्शाएंगे न्यूनतम तीव्रता। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण होती है और वो दोनों के एम्पलीट्यूड के सम के स्क्वायर के बराबर आएगी। आई मैक्सिमम की वैल्यू, ये ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी और इसकी वैल्यू के A1 प्लस A2 का होगी। और मिनिमम इंटेंसिटी डार्क की बनेगी के A1 माइनस A2 का होगी। ये डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, तो देखिए सब पोजीशन रिप्रेजेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड सम अदर पोजीशन रिप्रेजेंट मिनिमम इंटेंसिटी। सच टाइप ऑफ फिनोमेना ऑफ लाइट इस टाइप का जो लाइट का फिनोमेना है इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का इस टाइप का फिनोमेना क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इस टाइप के फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लाइट का इस प्रकार का फिनोमेना कहलाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जहां मैक्सिमम इंटेंसिटी दर्शाई जाती है ब्राइट फ्रिंजेस बनती है, जहां पर मिनिमम इंटेंसिटी रिप्रेजेंट होती है डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, तो यही हमने लिखवा रहे हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑब्टेन्ड मिलती है ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है किसके कारण? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण। और ब्राइट फ्रिंजेस बनती है। क्या बनेगी? ब्राइट फ्रिंजेस। मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Minimum intensity obtained due to destructive interference are known as dark fringes. Minimum intensity is obtained due to destructive interference। हर से जरा पानी दिया और कह देना जरा नाश्ता बना दे, जल्दी जाना है। और ठीक है, कह दो नाश्ता व्रत वाला जल्दी बना दो। मिनिमम इंटेंसिटी ऑब्टेन्ड ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, are known as dark fringes. Minimum intensity are obtained due to destructive interference are known as dark fringes. मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्राइट फ्रिंज।
मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण, उसे हम क्या कहते हैं, डार्क। मैक्सिमम इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण ब्राइट फ्रिंजेस कहलाएंगे। मिनिमम इंटेंसिटी मिल रही है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण। भाई जैसे दो लाइट बीम मिली किसी पोजीशन में, उनके एम्पलीट्यूड ऐड हो गए, कहीं दो लाइट बीम मिली जहां पर उनके एम्पलीट्यूड सब्सट्रैक्ट हो गए तो डिस्ट्रक्टिव हो गया। तो एक ऐसा इंटरफेरेंस हुआ जिसमें एम्पलीट्यूड का लॉस हो गया तो डार्क फ्रिंजेस बन गए। एक ऐसा सुपर इम्पोज हुआ जिनमें एम्पलीट्यूड ऐड हो गए तो ब्राइट। ठीक है, अब इसी का मैथमेटिकल क्वेश्चन, ठीक है, अभी शुरुआत कर रहे हैं, फिर तुरंत 3 दिन आपका वो पढ़ाने लगेंगे ऑप्टिक्स और 3 दिन तो, ठीक है, दोनों या फिर तेजी से, क्योंकि क्या होता है ना एक साथ एक ही चीज़ पढ़ाओगे तो थोड़ा मैथमेटिकल है, पढ़ने में थोड़ा सा गैपिंग होती जाएगी। तो 135 में पढ़ाएंगे वो और 246 में, या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऑप्टिक्स पढ़ लो तो वो अभी 1 तारीख से अगस्त भर तो अभी यही पढ़ाएंगे ना, 1 यूनिट मैं, क्योंकि ये वैसा पार्ट नहीं है कि एकदम से तुरंत पढ़ाया जा सके, थोड़ा सा ऑप्टिक्स है ना, समझने में दिक्कत होती है। भाई लाइट रेज है, कहाँ ओवरलैप कर रही है, तो लाइट रेज का, और वो जो पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्ब्स लॉ, गॉस लॉ, ठीक है, गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, फिर मतलब वहाँ पे प्रूफ है, बायो सावर्ट लॉ, तो वहाँ कोई ज़्यादा आपको दिक्कत है। तो वो वाला पार्ट भी थोड़ा सा, ये वाला टफ है, वो वाला सरल है, ठीक है, तो वो पढ़ना शुरू करें। तो आपका हमारा जो टारगेट है नवंबर में खत्म कर देंगे, ठीक है, मतलब अगर पेपर की डेट जैसी आएगी उसके अकॉर्डिंग हम कोर्स करेंगे। अब देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन S1 सोर्स है, तो अब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिख चुकी हो ना, वही लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस ऑफ लाइट वेव्स, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ लाइट वेव्स, y1 बराबर a1 sin, y2 बराबर a2 sin ओमेगा। a1 a2 एम्पलीट्यूड है, 5 फेज डिफरेंस, वेयर a1 and a2 are the amplitudes, while y is the phase difference. A1 and A2 are the amplitudes, while phi is the phase difference. अब इनको सुपर इम्पोज कर रही है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाइए। भाई ये दो वेव थी, SHM का दिखा रही है या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव दिखा रही है, तो सुपर इम्पोज कर रही है, तो लगा दिया। अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, y बराबर y1 प्लस y बराबर y1 प्लस y। कल हम लिखवाएंगे कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, क्या कंडीशंस हैं, ये सिलेबस का पहला पॉइंट यही है, और कोहेरेंस बताएंगे। आप सिलेबस उठाओगे तो उसमें शुरुआत इसी से, कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस एंड कोहेरेंस, ठीक है। अब y बराबर y1 प्लस y2, अब आपने लगा दिया a1 साइन ओमेगा, a2 साइन
ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब लगाइए y बराबर a1 साइन ओमेगा टी, a2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो y बराबर a1 साइन ओमेगा टी, a2 साइन ओमेगा टी कॉस a2 कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर साइन ओमेगा टी बाहर, a1 प्लस a2 साइन फाई कॉस ओमेगा। ठीक है, a1 प्लस a2 कॉस फाई और a2 साइन फाई मान लिया है। a1 a2 कॉस फाई की वैल्यू a कॉस टी, ये आपको मान लीजिए। ठीक है, a है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और a2 साइन फाई को a साइन थीटा। तो कैपिटल A रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, कैपिटल थीटा रिजल्टेंट फेज डिफरेंस, ये मान लिया। कैपिटल A रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, कैपिटल थीटा रिजल्टेंट फेज। नोट कर, तुम लोग का फेयर कॉपी बना लो, कल जितना हम आज पढ़ा रहे हैं रिलीज करके आना, एक एक करके पढ़ाऊंगा। तो वैसे पढ़ोगे ना तब तुम लिख पाओगे, नहीं तो क्या होगा कि आपको पेनिंग हो जाएगी। एक बच्चा है ऑनलाइन पढ़ रहा होगा तो उसका नाम नहीं देंगे, तो वो बेचारा क्या है कि लिखने की आदत ही नहीं रही, तो हमने एक दो बार उसको आगे बिठाल के देखा अपने यहाँ तो लिख ही नहीं पा रहा। अब जैसे हम लोग बोर्ड में इतना अच्छा लिखते हैं, कॉपी में उतना अच्छा नहीं लिख पाते, क्योंकि आदत 24 घंटे बोर्ड की है। तो अगर आप कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका टाइम बहुत पचला, सिर्फ शॉर्ट ही कर पाए, लॉन्ग छू नहीं पाए, या 4 लॉन्ग छू पाए, शॉर्ट छू नहीं पाए। तो आपकी स्पीड चाहिए। और ये जो पेपर का पैटर्न है, ये थर्ड ईयर में ये बच्चे लिखते हैं, कोई ऐसा नहीं कि हम तुम्हारे लिए बता दें। थर्ड ईयर में 75 का यही पैटर्न, एमएससी में एक क्वेश्चन बढ़ जाता है, 10 शॉर्ट आता है। ठीक है, तो एमएससी का भी यही पैटर्न है। तो आपको हमने कोई अलग पैटर्न नहीं बताया। एमएससी में पेपर ऐसे ही बनता है, 80 नंबर का आता है तो वहाँ 10, 5-5 नंबर के 10 है ना। तो ये अंतर है, शॉर्ट 5-5। तो आप लोगों को स्पीड बनानी पड़ेगी। वो जाके आगे लिखने से पड़ेगा। तो कैपिटल ए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, कैपिटल थीटा रिजल्टेंट फेज।
कैपिटल ए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, कैपिटल थीटा रिजल्टेंट फेज डिफरेंस। ये आपने रख दिया तो वही फॉर्म आ गया। पहला काम तो यही क्लियर करना होता है कि दोनों के एसएचएन के फॉर्म हैं। तो ये देखिए y बराबर साइन ओमेगा A1 प्लस A2 कॉस, ठीक है, A2 साइन फाइव कॉस। तो ये हो गया साइन ओमेगा टी ए कॉस ए साइन थीटा कॉस ए साइन थीटा कॉस। अब ए बाहर निकालिए, साइन ओमेगा टी कॉस, कॉस ओमेगा टी। तो इक्वेशन हो गई ए साइन ओमेगा टी प्लस। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है रिजल्टेंट वेव, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट equation of displacement equation of resultant ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है रिजल्टेंट वेव। दो एसएचएम ओवरलैप किए तो बना भी एसएचएम। भाई ये फॉर्म था एक वेव का, दूसरे का भी यही था, दोनों मिले वही फॉर्म बना। तो आप कह सकते हो कि ये कंडीशंस ब्राइट डार्क, कुछ पोजीशन मैक्सिमम, कुछ पोजीशन मिनिमम। अगर फॉर्म ही अलग बन जाए तो फिर हम कहाँ कुछ कह पाएंगे, क्या हो रहा है हमको क्या पता। वो फॉर्म वैसा ही बन रहा है तो हम कह सकते हैं। तो रिजल्टेंट वेव भी अगर ये कहो कि ये प्लेन प्रोग्रेसिव है, ये प्लेन प्रोग्रेसिव है, तो रिजल्टेंट वेव भी प्लेन बनी भी वो भी वही फॉर्म। अब देखिए इनके स्क्वायर को हमने स्क्वायर ये लर्न रखना, क्योंकि बार बार इसी से हम लोग करते हैं। अगर ये गड़बड़ कर दिया तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन एंड इक्वेशन 4 और 5 को स्क्वायर करिए और ऐड करिए। तो ये देखिए A1 A2 cos 5 का स्क्वायर, A2 sin 5 का स्क्वायर, A स्क्वायर cos स्क्वायर, A स्क्वायर साइन स्क्वायर। स्क्वायर करिए A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर cos स्क्वायर ट्वाइस A1 A2 cos स्क्वायर, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर, कैपिटल A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर बोलिए A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर cos का 5 ट्वाइस A1 A2 cos 5 A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। ठीक है, अब आपने इन दोनों का स्क्वायर भी ऐड कर दिया तो ये एम्पलीट्यूड आ जाएगा रिजल्टेंट। A स्क्वायर हम इधर लिख दे रहे हैं, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस ट्वाइस A1 A2 cos। तो A स्क्वायर की वैल्यू
A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर ट्वाइस ये रिजल्टेंट ए स्क्वायर की वैल्यू A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर ट्वाइस A1 A2 कॉस। अब रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी, ठीक है, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। जब बराबर करोगे तो ए स्क्वायर, ठीक है, के कांस्टेंट है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, आई बराबर हमने ये पढ़ा है 2 स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर ये पढ़ा, तो आपने आई बराबर 2 स्क्वायर एन स्क्वायर तो ये कांस्टेंट है भाई। 2 फिक्स, फ्रीक्वेंसी फिक्स, डेंसिटी फिक्स, विद स्पीड ऑफ लाइट रहेगा सी, तो इसको कांस्टेंट मान लिया। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। जब बराबर किया तो किया है, बराबर किया तो किया है। तो आई बराबर के ए स्क्वायर की वैल्यू है A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर ट्वाइस A1, ठीक है। तो आई बराबर के A1 स्क्वायर के A2 स्क्वायर ट्वाइस के A1 A2 कॉस, ठीक है, ट्वाइस A1 A2 कॉस। अब इसमें कुछ बच्चे लास्ट टाइम में कंफ्यूज होंगे, आदत कौन करो तुम बेटा बोलो। आज तो खुशी तुम्हें पूरा पढ़ा दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर के को हमने अंदर कर दिया तो ये बन गया, ठीक है। अब जरा देखिए कि सोर्स S1 से लाइट बीम प्रोड्यूस हुई तो उसकी इंटेंसिटी I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A1 स्क्वायर। जब बराबर करोगे तो I1 बराबर A1 स्क्वायर, ठीक है। S2 सोर्स से लाइट बीम प्रोड्यूस हुई, ठीक है, ये Y1 बराबर A1 साइन I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A2 स्क्वायर, Y2 बराबर A2 साइन A2 स्क्वायर। तो इसकी इंटेंसिटी I2 बराबर K2, ठीक है। तो I1 की वैल्यू K1 स्क्वायर के बराबर, I2 की वैल्यू K2 स्क्वायर। तो ये I1 I2 तो ये हो गए, इधर रफ कर दे, नोट हो गया। ठीक है, तो यहां पर I1 बराबर वेयर I1 बराबर के A1 स्क्वायर, I2 बराबर के A2 स्क्वायर। अगर अंडर रूट में ले लें, अंडर रूट I1 तो अंडर रूट के A1 स्क्वायर, I2 अंडर रूट में ले लें, I2 बराबर अंडर रूट के I1 बराबर के A1 स्क्वायर, I2 बराबर के A2 स्क्वायर, I1 बराबर अंडर रूट के A1 स्क्वायर, I2 बराबर अंडर रूट के A2 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ये हम इसमें लगाएंगे तो I बराबर के A1 स्क्वायर के A2 स्क्वायर ट्वाइस अंडर रूट में करोगे एक और के करोगे
अंडर रूट A1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर। ठीक है, ये करते हैं। तो I बराबर ये I1 हो जाएगा, अभी रुक जाओ, इसको ऐसे करिए y अंडर ऐसे, ठीक है। तो ये रिलेशन आ जाएगा I बराबर I1 I2 twice अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos, ये रिलेशन है इंटेंसिटी, ये रिलेशन है इंटेंसिटी। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर इंटेंसिटी, ठीक है। दिस इज द required relation for resultant intensity। ये रिक्वायर्ड रिलेशन है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब जरा देखिए केस फर्स्ट, ब्राइट फ्रिंजेस, यहाँ पे हो गया ना, लिख लो। अब पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं हम, वैसे भी अभी तक तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट लिख देते थे, पर अब ये पैटर्न के अकॉर्डिंग इंटरफेरेंस ऑफ लाइन पूरा टॉपिक है लॉन्ग का, सुपरपोजिशन ऑफ लाइन शॉर्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केस फर्स्ट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण ब्राइट फ्रिंजेस मैक्सिमम इंटेंसिटी बनती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण और ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू constructive interference। maximum intensity is obtained due to constructive interference। रिक्वायर चुके वही चीज लिख दे रहे हैं, ज्यादा थ्योरी बदलने को याद करने में दिक्कत होती है। मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण, ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड ब्राइट फ्रिंजेस are formed in the pattern, and bright fringes are formed in the, और ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म हो रही हैं पैटर्न, एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर फॉर्म इन द पैटर्न में ब्राइट फ्रिंजेस। अब देखिए एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर फॉर्म इन द पैटर्न में ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं। अब देखिए आई की वैल्यू सामने की, फॉर्मूला है फेज डिफरेंस फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाई। फेज डिफरेंस फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाई। अब क्या हो जाए पाथ डिफरेंस कि उसके अकॉर्डिंग फेज डिफरेंस आ जाए। तो जब पाथ डिफरेंस की मैक्सिमम लाना है, मैक्सिमम के लिए cos फाई की वैल्यू प्लस, भाई यही तो है प्लस, उसके लिए आपको खुद सोचना है। कोई लाइट रेज है, उनके पास नाप के आप अंतर तो बता नहीं सकते, आपके पास वो कोई तरीका नहीं है।
तो आपने क्या किया, पाथ डिफरेंस उसके अकॉर्डिंगली जब 0 रखोगे तो फाई की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, लैम्डा रखोगे तो 2 पाई आएगी, 2 लैम्डा रखोगे क्या आएगी, 4 पाई आएगी, 3 लैम्डा रखोगे 6 पाई आएगी, 4 लैम्डा रखोगे 8 पाई आएगी, n लैम्डा रखोगे 2 पाई। और इन सभी पर cos फाई की वैल्यू +1, इन सभी पर cos फाई की वैल्यू +1। तो आपने 0 रखा, फाई 0, आपने लैम्डा रखा 2 पाई, 2 लैम्डा रखा 4 पाई, 3 लैम्डा रखा 6 पाई, ठीक है, 4 लैम्डा रखा 8 पाई, n लैम्डा रखा 2n पाई। तो cos फाई का मान +1, cos फाई का मान +1, तो इन सब पर cos फाई की वैल्यू +1। तो आपने पाथ डिफरेंस 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड सो ऑन n लैम्डा, और इन पर cos फाई। तो आपको अभी घर पर जाकर ये लर्न कर लेना है कि ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस ये होगा, ब्राइट के लिए क्या होगा, हर से 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। ये लर्न रखना, ये आज के क्लास का सबसे मेन है, 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। अब आई की वैल्यू है I1, I2, twice under root I1, under root I2, I बराबर I1, I2, twice under root I1, under root I2, cos I2, ठीक है, प्लस ये हो गया I मैक्सिमम। तो I मैक्सिमम की वैल्यू I1, I2, तो I मैक्सिमम क्या बना जाके अंडर रूट I1 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 का हाँ भेज रहे हैं। तो अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 का ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ब्राइट फ्रिंजेस की, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है ब्राइट फ्रिंजेस की। दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है ब्राइट फ्रिंजेस। तो इस क्या करना इसको इसका कोई इलाज नहीं, जो जैसे पूरी जाता है जैसे हम हैं पढ़ाते लगातार कभी कभार ऐसे करके पढ़ा, या मान लीजिए हमें तकिया लगा
तो ये वाला मेरा ये यहाँ पे कर दिया। स्कूल लाइट है होता है। मतलब हल्का सा दिखाता, मतलब मेरा ये नहीं कोई और किस्म। ठीक है, तो उसमें होम्योपैथिक दवा होगी, उससे मुझे आदत सब दिन बहुत खराब होने से, मतलब अगर वो दर्द होने लगा तो बहुत दिक्कत है ना। वो तकिया लगाना, क्या लगाए हटा तो एक बार तुम्हारा हुआ है जाके यहाँ पीछे यूसी से उनको दिखा लो, नहीं फिर हर्ष निगम को उसका इलाज होम्योपैथ में नहीं है, एलोपैथ में नहीं है, आयुर्वेद में नहीं है, उसमें वो नजर से आई मैक्सिमम अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है ब्राइट फ्रिंजेस। तो इस रिजल्ट से आगे के लिए याद कर लेना, जब पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड सो ऑन n लैम्डा होगा तो उस पर वैल्यू क्या है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 2n पाई, और इन सब पर cos पाई की वैल्यू +1। ठीक है, अब देखिए इसी में I1 का वैल्यू है अंडर रूट I1 अंडर रूट I2, I मैक्सिमम K1 K2। ठीक है, स्क्वायर है अंडर रूट के बाहर, तो I मैक्सिमम के बाहर A1 प्लस तो मैक्सिमम इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के सम के स्क्वायर। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है ब्राइट फ्रिंजेस की। दिस इज द मैक्सिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर सम के मैक्सिमम इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के सम के स्क्वायर के डायरेक्टली। अब देखिए केस मिनिमम इंटेंसिटी किसके कारण मिलती है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण। मिनिमम इंटेंसिटी is obtained due to destructive interference। मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण। एंड डार्क फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड एंड डार्क fringes are formed in the interference minimum intensity is obtained minimum intensity is obtained due to destructive interference and dark fringes are formed in the interference pattern और dark fringes बनती है interference pattern।
and dark fringes are found in the interference pattern. Interference pattern में dark fringes minimum intensity is obtained due to destructive interference and dark fringes are found in the pattern. फार्मूला वही, phase difference पाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाई। अब क्या रख दिया जाए पाथ डिफरेंस? पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 रखी, उससे फेज डिफरेंस का 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, तो क्या है? लैम्डा बाई 2 पर पाई, 3 लैम्डा बाई 2 पर 3 पाई, 5 लैम्डा बाई 2 पर 5 पाई, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 पर 2n, या आप ये भी ले सकते हो 2n प्लस 1 लैम्डा, तो 2n प्लस 1, ठीक है। ये सभी वैल्यूज कॉस फाई का मान क्या देंगे? ये सभी वैल्यूज कॉस फाई का मान क्या देंगे? माइनस। तो आई बराबर I1 I2 ट्वाइस अंडर रूट I1, I1 I2 ट्वाइस अंडर रूट I1, ट्वाइस अंडर रूट I2, I1 की वैल्यू I मिनिमम कर, मिनिमम इंटेंसिटी आई मिनिमम ये आई मिनिमम अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का, दिस इज द मिनिमम। किसके लिए? डार्क। दिस इज द ये मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ डार्क। I1 की वैल्यू ये तो हो गई, I1 की वैल्यू है अंडर I1 की वैल्यू है K1 स्क्वायर, I2 की वैल्यू है K2 स्क्वायर।
अंडर रूट की बाहर करो किया, मिनिमम इंटेंसिटी है। ठीक है, तो आई मिनिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तुम लोग की फर्स्ट सेमेस्टर में फीस फर्स्ट और सेकंड का मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर, तो उनकी फीस 2500 थी। सेकंड सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर प्लस फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है, मतलब थर्ड और फोर्थ की 3000 रुपीज पर सेमेस्टर, ठीक है, फर्स्ट थर्ड की और फोर्थ की भी 3000, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एक बार में 200 रुपये पहले सेमेस्टर में, तो फॉर्म भरोगे पहले से, ठीक है। तो ये आपके सेमेस्टर में ये परिवर्तन है, ठीक है। सिलेबस बदला है, मेहनत बदली है, उसमें 3000 पहले से, ये पहले से डिसाइड है कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर 2500 रुपये, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर 3000 रुपये पर सेमेस्टर, ठीक है। 200 रुपये रजिस्ट्रेशन से, बिल्कुल गंभीरता से मैं पढ़ने लगे थे। हमसे कह रहे थे, मैं तो डिमांड नहीं किया, क्या करें, अभी बंद कर दे तो बताओ क्या कहना चाह रहे हो।